श्रम कल्याणकारी अधिनियम। जी हाँ, जिसे आप अच्छे से जानते हो, श्रमिकों के कल्याण के हित को देखते हुए ये जो है श्रमिक कल्याणकारी अधिनियम बनाए गए हैं। सभी के लिए सरकार ने समय समय पर कुछ न कुछ कानून और नियम बनाए। आज की अगर बात करते हैं तो श्रमिकों के कल्याण के लिए जो जो अधिनियम बनाए हैं उनको हम आज आपके सामने देखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देखिएगा, जो क्लास आप देख रहे हो वो है श्रम कल्याणकारी अधिनियम की। ठीक है, कंप्लीटली सेशन में ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बैक टू बैक जो देख रहे हो ये आप यहाँ पर बहुत ही शानदार क्लास के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत शानदार क्लास है। बस आप इसी प्रकार से जुड़े रहो तो कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार से नहीं होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आपके समझ में आ गई होगी पूरी पिक्चर तो करना क्या है। ठीक है, तो ये जो है श्रमिकों के कल्याण के लिए जो अधिनियम बने हैं, जो कानून बने हैं, वो ही क्या कहलाए आगे बढ़ करके श्रम कल्याणकारी कानून कहलाए हैं। तो सभी दोस्त जो जो आए हैं पहले तो उनका अभिनंदन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आइए, तो यूं कहेंगे कि कौन कौन दोस्त आ गए, इन सभी का हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ओके माय डियर, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार है ना। हाँ, आकांक्षा जी मौर्य आपका स्वागत है। ठीक है, ओके, इसके बाद में परमवीर माय डियर, ओके है ना, नीलेश कुमार पाल, ओके, चंद्रपाल सिंह, यशवंत एंड कुलदीप तिवारी, पिंटू है ना, और यहाँ पर दरवेश। ठीक है माय डियर्स, और डिम्पल्स एंड राहुल एंड संगीता कुमारी, अंजलि, सविता एंड जो है अनंतराम और मेनिका यादव एंड अनुज कुमार। ठीक है, कर सभी का ही हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जी प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे उसी सेशन में मैं आगे लेकर चल रहा हूं आपको श्रमिकों के कल्याण को लेकर। ठीक है, तो पहली क्लास मैंने आपको करा दी पीपीटी मोड की, दूसरी क्लास में आपको यहाँ पर करा दिया हूँ, और तीसरी क्लास आज आपके यहाँ पर चलेगी। जी मैंने पहले ही बोल दिया था, कंटिन्यूस बैक टू बैक क्लासें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो दूसरे नंबर की क्लास के बाद तीसरी, तो भैया जी पहला आपको पता है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम पढ़ाया, दूसरी क्लास में भी उसी को पूरा कराया, उसके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो क्वेश्चंस कराए। तीसरी क्लास में आपका चैप्टर दूसरा आ गया, वो क्या है, मजदूरी भुगतान अधिनियम। मजदूरी के लिए भाई कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी कार्यशाला में, कोई भी यहाँ अगर बात करते हैं तो कॉलेज में, स्कूल्स में, या कहीं पर भी बंदा मजदूरी करता हो, आज एक प्रत्येक श्रमिक की, पहले भी और आज भी प्रत्येक श्रमिक की समय समय पर वेतन पे बढ़ाया जाता है कि इतने से कम किसी श्रमिक को न दे पर दे मजदूरी का। तो प्रतिदिन की जो मजदूरी है उसका निर्धारण किया गया है कि इतना भुगतान इस कोई भी कर्मचारी अगर काम करता है दिन भर तो उसके बदले में इसको मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, योग्यता के अनुसार। अब किसकी क्या क्या योग्यता है उसके अकॉर्डिंग ये निर्धारित करा, और उसी के आधार पर प्रत्येक फैक्ट्री अर्थात कारखाने में भी ये सब सुनिश्चित किया गया। आज भी वही अधिनियम आगे बढ़ते बढ़ते सुधार होते होते आगे चल रहे हैं। तो मेरे अजीज साथियों, हम इसी अधिनियम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कब लागू हुआ, 1936 1936 में। ठीक है, सभी दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी साथी आए हैं सभी का स्वागत है और सभी को गुड इवनिंग। चलो मैं आगे बात करता हूँ इसी में। इसका निकनेम भी है भैया जी, यहाँ मजदूरी है तो इसका मतलब कुछ और भी है, मजदूरी संदाय अधिनियम। संदाय का मतलब प्रदान किए जाने वाला अधिनियम। मजदूरी संदाय अधिनियम को यहाँ मजदूरी कानून भी कहा जा सकता है, मजदूरी नियम भी कहा जा सकता है। तो मजदूरी संदाय की अगर बात करते हैं तो कानून हो सकता है, नियम हो सकता है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लागू होगी, है ना। दूसरा एक इसको है वेतन। मजदूरी का मतलब होता है वेतन, जो पेमेंट मिलता उसका भुगतान करने के लिए अधिनियम अर्थात कानून या नियम। तो दो निकनेम हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना समझना, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको PDF भेज दी जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मेरे अजीज साथियों आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए
मजदूरी भुगतान अधिनियम यहाँ पर, या फिर मजदूरी संदाय अधिनियम, या फिर मजदूरी संदाय नियम, या फिर मजदूरी संदाय कानून, ठीक है, या वेतन भुगतान अधिनियम, या वेतन भुगतान नियम, या वेतन भुगतान कानून, या फिर यहाँ पर मजदूरी भुगतान अधिनियम। यूँ बोलते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्ट 1936। ओके, तो ये आपके इंग्लिश के लिए एक ही वर्ड है, इंग्लिश हिंदी में 3 वर्ड इसके लिए अलग अलग इस्तेमाल किए गए हैं। ओके, ठीक है, हाँ दीजिएगा। हाँ जी माय डियर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ये कब लागू हुआ, पहला पॉइंट आपके लिए देखिए, निकनेम के बाद में होता है तो कब लागू हुआ, इस पर पूरी परिचर्चाएं हो जाए। तो मेरे साथियों 23 अप्रैल 1936 को यह लागू हुआ। कब हुआ? 23 अप्रैल 1936 को लागू हुआ है, ठीक है। तो फटाफट देखिए, ध्यान रखना, हाँ आपसे पूछा जा सकता है कि कब लागू हुआ, तो फटाफट बताओ 23 अप्रैल 1936 को, ठीक है। हाँ, आकांक्षा मौर्य, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हो आप, 23 अप्रैल 1936 को। तो बहुत ही गजब का बैक टू बैक आंसर, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा, आगे बात करता हूँ मैं। इसके बाद इसमें संशोधन भी हुए है, तो बताइए कब कब हुए, किसी को याद हो तो में से तो फटाक से बताइए, क्यों टाइम नहीं लगना चाहिए। कब कब इसमें संशोधन हुए, इस पर आप फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। जब जब भी इसमें संशोधन हुए उसका पूरा यहाँ पर ब्यौरा आपके सामने मैं रखता हूँ। तो मेरे साथियों आप आ जाइए, बैक टू बैक इसी प्रकार से पढ़िएगा तो पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि कब कब यहाँ पर इसमें संशोधन हुए हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा यहाँ मेरे दोस्तों, ये बात आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से जो है क्या क्या संशोधन कहाँ कहाँ पर हुए हैं, ठीक है। तो देख सकते हो बैक टू बैक, ठीक है। तो आइए, तो सबसे ज़्यादा अपन बात करते हैं जहाँ संशोधन हुए। तो बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार आंसर दे रहे हो आप लोग, ठीक है। चलिए, संशोधन में बोला है, आकांक्षा ने बोला सबसे बढ़िया शानदार, 1952, 60 और 64, 67 और 60, हाँ जी, 76, ठीक है। तो 5 बार, कितनी बार टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिएगा, यहाँ पर टोटल कंप्लीट जो हुआ 5 बार, ठीक है। ये बहुत बढ़िया शानदार। चलिए, पहला आप यहाँ पर देख लीजिएगा, कब कब, ठीक है। देखिए 5 बार भी हुआ है, लेकिन कब बार, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कब हुआ, तो यहाँ आप आराम से बता सकते हो, क्या बता सकते हो, 23 अप्रैल 1936, ठीक है। तो लागू जब हुआ ये हो गया। संशोधन कितनी बार हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, टॉप 5 बार, ठीक है ना। तो आप क्या बताओगे, 5 बार, ठीक है। कब कब हुआ ये भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन देती है। 1952 को, जी सही सुना आपने, 1952 को पहला संशोधन, ठीक है। 1962 को दूसरा संशोधन 10 साल बाद, ठीक है। हाँ जी, दूसरा साल 1962 को जो है यहाँ पर फिर से संशोधन, 64 को 2 साल बाद ही फिर से संशोधन, और 67 को फिर से संशोधन, और 76 को फिर से संशोधन। तो बैक टू बैक यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर क्या हुए, संशोधन हुए समय समय पर, जो कि आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बहुत ही बढ़िया शानदार शानदार आंसर दे रहे हो, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, पाल सुरजीत एंड राहुल कुमार यादव, बहुत गजब के आंसर दे रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार से देते रहेगा, बढ़ते रहेगा, पढ़ते रहेगा, ठीक है। अधिनियम का मेन जो ध्येय है, प्रमुख जो ध्येय है वो क्या है, मूल जो ध्येय है, नीलम चौहान जी, हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग, आप आए, स्वागत है। देखिए मूल जो ध्येय है वो क्या है इस अधिनियम का, तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ। चलिए, सबसे पहली बात बताऊं तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, मजदूरों को अर्जित मजदूरी संरक्षण प्रदान करना। हाँ, मजदूरों को अर्जित मजदूरी का संरक्षण प्रदान करना। देखिएगा, कई बेईमान लोग होते हैं जी के, जो मजदूरी करा लेते हैं, उसके बदले में श्रमिकों को उसकी मजदूरी नहीं देते हैं। ऐसे में इनके लिए एक अधिनियम बनाया गया है कि भाई आपको पेमेंट तो देना पड़ेगा। जैसे मुकर जाए कि नहीं, हमारे यहाँ पर पेमेंट नहीं, मतलब काम किया नहीं देंगे, दादागिरी करते हैं, दबंगई दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब नियम है, कानून है, प्रशासन है, संविधान है, जो आपकी रक्षा करेगा और आपका साथ देगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता हो तो सन 1950 से 26 जनवरी 1950 से संविधान लगा हुआ, तब से आप यहाँ, वैसे उससे पहले की बात है तो 36 की चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। उससे पहले की बात है कि उसके लिए जो है आपके पास में जो है पहले संविधान में था तब भी थे, लेकिन यहाँ पर उसके लिए संरक्षण प्रदान किया गया, इससे कि कोई मजदूरी को रोक न सके, ठीक है। तो मजदूरी अर्जित, देखिए मजदूरों को अर्जित मजदूरी का संरक्षण प्रदान करना कि उनकी मजदूरी कोई खा नहीं सकता, वैसे इजी में, ठीक है। इजी में क्या खा नहीं सकता, ओके। हाँ, समय पर पेमेंट करना, बहुत बढ़िया आकांक्षा जी मौर्य, ठीक है। हाँ, समय पर पेमेंट करना, ये आप करें। क्लास कब से चल रही है, अभी चली 5 मिनट हुई, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, पहला मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अर्जित मजदूरी संरक्षण प्रदान करना, तो समय पर पेमेंट करना उनका जो है, ये भी एक इसका होता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ,
ठीक है। हाँ माय डियर, देखिएगा नेक्स्ट, अर्जित मजदूरी का समय पर भुगतान करना। जो मजदूरी है उसका जो है टाइम पर भुगतान करना, बहुत बढ़िया। ठीक है, बैक टू बैक अपन चल रहे थे, समय पर भुगतान भी होना चाहिए। एक तो जो है कि भाई या तो 7 तारीख हो या 1 तारीख हो, डिपेंड कंडीशन है कि किस में क्या रहेगा। तो वो अकॉर्डिंग इन्होंने जो नियम से बनाए हैं कि 1000 से ज़्यादा में क्या होगा, जी हाँ 7 तारीख और उसके बाद 1 तारीख को होगा, तो 1 तारीख से उससे कम में, तो ये कंडीशनें यहाँ पर रहेगी। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर बाद में पेपर पर देखे थोड़े आपको 1-2 दिन बाद में ही अपडेट आऊँगा आपके सामने, केवल पेपर पे ही आपसे पूर्ण रूप में बात की जाएगी। अतः इस बीच में मैं 1-2 दिन के लिए आपसे पेपर से लेकर कोई बात नहीं करूँगा, अभी कंप्लीट क्लास पर मैं बात करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्लास से संबंधित आप बात कर सकते हो, पेपर से संबंधित के लिए 1-2 दिन वेट कीजिएगा। ठीक है, ओके, फुली अपडेट दूंगा। ठीक है, देखिए अगला आता है तीसरा, गैर भुगतान से बचने को सुनिश्चित करना। तो गैर भुगतान से बचने को सुनिश्चित करना मतलब जो है कि गैर तरीके से जो है भुगतान, मतलब जो है जैसे मान लीजिए 1000 रुपये आपका पेमेंट बना और वो देता 300 रुपये ले लीजिएगा ना, जी हाँ मान जाए ना, तो नहीं देंगे, अब तुम क्या कर लो। ऐसे भुगतान से बचने के लिए ये आपको यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ओके हाँ, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखिएगा। ठीक है, हाँ देखिएगा यहाँ पर मजदूरी भुगतान अधिनियम का कार्य क्षेत्र, इसका वर्किंग फील्ड कहाँ पर है या वर्किंग एरिया कहाँ पर, इस पर हम बात करेंगे जी। तो कार्य क्षेत्र देखिएगा, इसका जो भी क्षेत्र है, जो वर्किंग फील्ड है, वो कहाँ है, क्या क्या है, किस प्रकार से, तो कहाँ पर कार्य करेगा। पहला नंबर है रेलवेज, भारतीय रेलवे में ये जो भी यहाँ पर रेलवे के सेक्टर आते हैं, चाहे अपने जो भी फैक्ट्रीज है रेलवे में, कम से कम हज़ारों की संख्या में फैक्ट्रीज है, वहाँ सभी पर होगा। ठीक है, जो भी फैक्ट्रीज है उस पर, और जो भी एम्प्लॉय है उन सभी पे ये लागू होगा, फैक्ट्री का लागू। ठीक है, तो वहाँ पर आओ। मेट्रो में जो भी मेट्रोज बन रही है, मेट्रो पर भी ये कम्प्लीटली लागू होगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होगा। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर चाहे उद्योग वृहत हो, ठीक है, हाँ जी, या फिर यहाँ पर उद्योग मध्यम हो, या फिर यहाँ पर उद्योग क्या हो, लघु हो, तो मतलब लार्ज स्केल हो, स्मॉल है या मीडियम है, किसी भी प्रकार के यहाँ पर इंडस्ट्रीज रहेगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज या मीडियम इंडस्ट्रीज या फिर हाई लार्ज या वेरी हाई लार्ज स्केल की जो भी इंडस्ट्रीज रहेगी, इन सब पर ये लागू होगा। जी हाँ, सही सुना आपने, चाहे फैक्ट्री किसी भी प्रकार की रहे, उद्योग किसी प्रकार का रहे, उन सभी पर ये कंप्लीट रूप से सेशन में लागू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप यहाँ पर समझ सकते हो। चलिए इसके बाद मतलब सरकारी उद्योग और कारखाने, जी हाँ, जो भी गवर्नमेंट्स है, उद्योग है, फैक्ट्रीज है, उन सभी पर ये लागू होगा कंप्लीट रूप से, कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं होगी। जी साथियों सॉरी, देखिए इसके बाद में था प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में जो भी प्राइवेट है, निजी उद्योग है या कारखाने, इन सभी पर ये कंप्लीट लागू होता है। अब आप समझ रहे होंगे ना, जो भी प्राइवेट है वो कहते हैं कि नहीं हम पे, तो आप पे भी लागू, सरकारी तो उन पे भी, तो मेट्रोज उन पे भी, लघु उन पे भी, पीओसी उन पे भी, पीओसी में भेल सेल, इसरो, डीआरडीओ भेल वगैरह, इन सभी पर भी लागू है। हाँ जी बिल्कुल, कंप्लीट सभी पर लागू। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आकांक्षा जी, मेट्रो, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, बहुत बढ़िया, गजब गजब, शॉर्ट एंड शूट में बहुत ही गजब। तो ये आपका यहाँ पर जो बहुत बढ़िया शानदार, यहाँ पर देख सकते हो गैर सरकारी उद्योग या फैक्ट्रीज। ठीक है, हाँ जी, जो भी गैर सरकारी उद्योग है, फैक्ट्रीज है, कारखाने, यहाँ सब पर भी ये लागू होगा, यहाँ सब पर भी ये लागू होगा। तो दोस्तों इन सभी पर भी ये लागू होता है। अच्छा, इसके बाद में ठेकेदार, जी हाँ, ठेका प्रणाली के अंतर जो भी ठेकेदार कर्मचारियों को लगाता है, तो उन पर भी ये नियम अर्थात अधिनियम लागू होगा। अच्छा तो सुनिए, तो अब आपको लग रहा होगा ना कि कौन कौन सी जगह कहाँ पर और कैसे लागू हो रहा है, ये कंप्लीट देख सकते हो। तो रेलवेज हो गया, जी हाँ, पहला मेट्रोज हो गया, दूसरा है ना उद्योग में जो बात करते हैं तो वृहत हो गया, मध्यम हो गया, लघु हो गया, तीनों प्रकार के हो गए। जो है सरकारी भी उद्योग आ गए, जो भी फैक्ट्रीज है, प्राइवेट आ गई और निजी आ गई। ठीक है, हाँ जी लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर गैर सरकारी आ गई। ठीक है जी हाँ, ठेकेदार, मतलब यूँ कहे तो सभी जगह, बाकी नहीं रहा इसमें। बाकी कौन रहा भैया, कौन सी फैक्ट्री या कौन सा स्कूल या कौन सा कॉलेज या कौन सी ऐसी चीज़ें जो संस्था है और मजदूरों से पेमेंट करा ले, उससे कहेंगे तुम पेमेंट मत दो। इसका मतलब सभी से पेमेंट तो चाहिए, सही ना। मजदूरों से मतलब आपको जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो या कॉलेज में पढ़ाते हो, राइट ना। अब आपको कॉलेज वाला मना कर देगा, नहीं आपको तो पेमेंट नहीं मिलेगा। जी कैसे नहीं मिलेगा, ये कौन सी बात हुई। इसका मतलब ये सभी सेक्टर पर लागू होगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या कंफ्यूज होना। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिनको आप नोटेट कर सकते हो। अब प्यारे दोस्तों आप नोट करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, मैं जब समय बचा रहा हूँ, ठीक है, जब पिछली क्लासे मैंने आपको लिख करके पढ़ाई, तो उसमें आपको एक शिकायत थी जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी मुझे, वो ये थी कि सर लिखने में बहुत टाइम लगता है। सर जो आप 1 घंटे की क्लास को जो है यहाँ पर मतलब आधे घंटे क्लास को 1 घंटे में लेते हो, तो ऐसा जो है टाइम था। तो वो समय की बाध्यता को मैं फ्री कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप कम समय में अधिकतम मैटर ले सके। ठीक है, ये है कि मेरा अभी हाल में आपकी ऑन डिमांड पर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ टाइम मैंने वर्क भी किया है, जिसमें कुछ टाइम पर आपके यहाँ पर क्लासें भी नहीं लाया। नेक्स्ट जो है 1-1.5 महीने से मैं आपकी क्लासें नहीं ले रहा था, लेकिन अब कंटिन्यूस आपकी क्लासें वापस से हो जाएगी। लेकिन ऐप पर फिर भी कुछ चल रही थी, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैक टू बैक चलते रहेगी। ठीक है,
क्लास का टाइम रोजाना 9 और 9:30 का मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यूस 9 9:15 का, ठीक है। हाँ जी, 9:30 का नहीं 9:15 का, ठीक है। और आई थिंक मैं आपको एवरीडे जो क्लास लूँगा फिक्स टाइम रखूँगा उसका, और वो आपका रहेगा यहाँ पर 9:40 का, ठीक है। कितना, या तो 9:40 का या 9:30 का, क्योंकि क्या है कि मैं ड्यूटी से फ्री होता हूँ 9 बजे, ठीक है। उसके बाद मैं एक वैकेंसी अपडेट दूंगा, ठीक है। हाँ जी, एक क्या दूंगा, वैकेंसी अपडेट। और वैकेंसी अपडेट के जस्ट बाद में आपके सामने हाजिर होऊंगा। 15 से 20 मिनट का जो है वैकेंसी अपडेट करेगा रोजाना, उसके बाद मैं आपके सामने रेगुलर में आ जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद मजदूरी भुगतान अधिनियम का कार्य क्षेत्र देखिएगा, यहाँ पर आपको देखिए आगे देख लीजिएगा। तो भैया जी नोट में अपन बात करते हैं, तो पहला, क्योंकि नोट के बदले नोट मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा, नए नियम या संशोधित नियमों के तहत प्रत्येक नियोक्ता आता है जी, कि कौन कौन आता है, प्रत्येक नियोक्ता जो किसी भी कर्मी को न्यूनतम 6,500 रुपये मासिक वेतन प्रावधान ठीक है। तो सभी आते हैं इस पे, ठीक है। हाँ, जो भी कोई भी है तो वो 6,500 रुपये मासिक कम से कम जो है वेतन देता हो, तो वो कंप्लीटली नियोक्ता जो है इसके अंतर्गत आता। तो आपसे पता है मजदूरी भुगतान का जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन आता है। तो सबसे पहला कि जो भी नियोक्ता है जो 6,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेमेंट करता है, तो वो इसके अधीन आता है। नोट नंबर 1, ठीक है। तो नोट के बदले नोट, ठीक है। दूसरा नंबर का नोट देख लीजिएगा। हम पहले यह नियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर के संपूर्ण भारत पर लागू होता था, परंतु वर्तमान समय में यह संपूर्ण भारतवर्ष में अर्थात जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में ये लागू हो रहा। पूछो तो कब, किसके बाद हो रहा, बताओ ये किसी को पता है किसके बाद हो रहा है ऐसा? बोलो बोलो बोलो। अरे आपको पता है कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में चेंज? अरे नहीं हुआ क्या माय डियर, जम्मू कश्मीर में कुछ तो चेंज हुआ जिसका मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। तो वो चीज़ हो यहाँ पर हुई है, तभी तो ये चीज़ यहाँ पर संभव हो पाई। तो बताओ हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ आप देख लीजिएगा, बिल्कुल बैक टू बैक देखिएगा तो साथियों बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। हाँ, तो आ जाइए, ठीक है। हम वही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, राहुल ने बताया 370 धारा हटने के बाद। ओके, हाँ जी, 370 के बाद ये कंप्लीटली पूरे देश पर जो भी नियम कानून है वो लागू हुई है। संविधान में जो भी 370 की बात हुई करती थी वो सब खत्म अब हो चुकी है, ठीक है। हाँ जी, नीलम बहुत बढ़िया, एकता जी ने बढ़िया आंसर दिया है। हाँ हाँ, ऐश्वर्या जी, राजलक्ष्मी, पिंटू, हाँ राजलक्ष्मी बड़े आंसर दे रहे हैं। पिंटू माय डियर, ओके, चलिए बहुत बढ़िया नीलम। अब देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल 300 हटने के बाद तो ये लागू हो गया। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली आप समझते हो कि ये जो है अब वर्तमान में जो है, वर्तमान मतलब कब, जब 370 हटा उसी के बाद में संपूर्ण भारत पर ये लागू हो गया। चलिए बहुत बढ़िया शानदार आंसर दिया, अर्थात धारा 370 के हटने के बाद शामिल, अर्थात धारा 370 के हटने के बाद ये शामिल हुआ। बहुत ही बढ़िया है ना पाल सुरजीत, ठीक है। उद्देश्य बताओ, ठीक है। देखिए उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा, चलिए तो परिश्रमिक, देखिए परिश्रमिक अर्थात मजदूरी के भुगतान में नियमितता को सुनिश्चित करना। पहला है कि मजदूरी का जो भुगतान हो उसमें हर माह पेमेंट होना चाहिए, हर माह भुगतान होना चाहिए, हर माह वेतन मिलना चाहिए। क्यों भैया नहीं मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो प्रत्येक महीना या तो 1 तारीख को या फिर 7 तारीख को पेमेंट निर्धारित किया गया, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ है, ओके। हाँ, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बहुत ही बढ़िया, पुष्पेंद्र कुमार मौर्य आ गया माय डियर, ओके, स्वागत है, ठीक है ना। देखिएगा हाँ, जो बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। यूपी का 9,500, हाँ जी, ओके, हाउस, ठीक है। हाँ जी, गैर या अनावश्यक या अनुचित कटौतियों को प्रतिबंधित करना। गैर अनावश्यक या अनुचित कटौतियों को क्या करना, प्रतिबंधित करना। जो गैर है, अनावश्यक है, अनुचित है, कटौतियों को क्या करना, प्रतिबंधित करना। बिल्कुल इनको क्या कर देना, प्रतिबंधित करना। अब मेरे प्यारे मित्रों, तो गैर हो गया, अनावश्यक हो गया, अनुचित हो गया, इन कटौतियों को क्या करना, बिल्कुल रूप से प्रतिबंधित कर देना, बिल्कुल इनको क्या कर देना, ब्लॉक, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी आपके यहाँ पर गैर है, अनावश्यक है, अनुचित कटौतियों को क्या करना भैया जी, बोलो बोलो बोलो, प्रतिबंधित करना। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पर जो है कि नहीं इसका ज़बरदस्ती का आपका ड्रेस का जो है भुगतान काट लिया, या आपके जो है जूतों का भुगतान काट लिया, सेफ्टी शूज़ वगैरह का, हेलमेट लगा रहे तो इसका भुगतान काट, ऐसा कुछ जो अनुचित है, लीगल नहीं है, जो कि फैक्ट्री मालिक को देना चाहिए, या फिर जो भी ठेकेदार उसको देना चाहिए, या फिर जो भी कंपनी मालिक है उसको देना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर तो उनको देना चाहिए, वो न दे करके सिर्फ आप पे या कर्मचारी पे थोपा गया। अब जब कर्मचारी पे थोपा गया तो बेचारा कर्मचारी ऐसे में क्या करेगा? ओके, हाँ है ना। अभी से पुष्पेंद्र चिंता मत करो, थोड़ी देर हुई है ना। हाँ जी, है ना। एवरीडे आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि कंप्लीट जो है आपको ये 9:40 पर आपको कंटिन्यूस क्लास मिलेगी 1 से 1.5 घंटे की रोजाना, ठीक है। हाँ ओके, जैसा कि पहले मिलती थी। मजदूरी भुगतान की समयावधि को सुनिश्चित करना, इसके साथ साथ में मजदूरी का जो भुगतान है उसकी समयावधि है उसको भी क्या करता है? सुनिश्चित करना। तो भैया मजदूरी का जो भुगतान है उसकी भी समयावधि को क्या करना है? सुनिश्चित करना। जी हाँ, मजदूरी के भुगतान को जो है कि इस समय पर ये जो है अवधि को इतनी तारीख को जो है पेमेंट देना है प्रत्येक महीना, वो ज़रूरी है, ठीक है। हाँ जी ओके। इसके बाद श्रमिकों का वेतन, ये उद्देश्य है श्रमिकों के वेतन भुगतान की प्रति माह के आधार पर निर्धारित करना। जी हाँ, देखिए वेतन भुगतान के आधार पर प्रति माह के आधार पर क्या करना? भुगतान करना। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा और उसको समझिएगा। क्लियर। 5वें नंबर का, केवल श्रमिक के आग्रह पर वेतन का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाए, बाकी कैश। लेकिन वर्तमान में इसका रूप बदल गया। जी हाँ, वर्तमान में ये सीधा अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है अकॉर्डिंग रूल्स गवर्नमेंट के। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ जी ओके। तो माय डियर्स आगे देखिएगा, अब इसमें देखिएगा वेतन का भुगतान नकदी के रूप में प्रदान करना। जी हाँ, वेतन का जो भुगतान है किसके रूप में होना चाहिए? नकदी के रूप में, मतलब सीधा सीधा नकदी। मैंने वही बात बोली, ठीक है। और अगर यहाँ पर श्रमिक भुगतान ने मुझे चेक के रूप में दे दीजिएगा तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। वर्तमान समय के वेतन भुगतान बैंक खाते में डाला जाता है। ओके, सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं भैया जी, यहाँ पर बात कर रहे थे अपन, ठीक है। मजदूरी भुगतान 1936 पर बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर की, तो इसके कई ही, जी हाँ, उपबद्ध है। क्या है? कई उपबद्ध। आप कहोगे सर उपबद्ध कौन कौन से हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अजीज मित्रों, यहाँ पर वेतन का समय व तारीख, डेट अर्थात तिथि का यहाँ क्या करना? निर्धारण करना। ये इसका पहला उपबंध रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे नंबर का जो रखा गया, यदि किसी संस्थान अर्थ में 1000 कर्मचारी या 1000 मजदूर से कम हो तो उन्हें माह के प्रथम सप्ताह या 7 तारीख को भुगतान अनिवार्य है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें और बात बताता हूँ। अरे ये उल्टा हो गया दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ठीक है। चलिए, अभी तो ये वर्तमान में तो 1 तारीख को कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा जो गलत लिख गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताइए, चलो इसमें क्या गलती है बताओ, आपको बताइए। इस जो लाइन लिखी हुई इनमें क्या गलती, किसी को पता चली कि क्या क्या एरर है, ठीक है। आप बताइए कोई एरर अगर आपको लग रहा हो, ठीक है। हाँ तो फटाफट बताइए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, जी हाँ बताइए फटाफट। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जो एरर है वो ये है कि यहाँ पर लिखा, ये तो पहला तो बिल्कुल सही है। हाँ, वेतन की क्या है? डेट हो, इस तारीख को वेतन मिलेगा, ठीक है, पहली कंडीशन, ठीक है। ओके चलिए, यदि किसी संस्थान में 1000 से, ठीक है, 1000 कर्मचारी या 1000 मजदूरों की ऐसे क्या हो, जी यहाँ पर जो है कम होंगे, क्या होंगे? कम होंगे। तो अब ध्यान रखना है यहाँ पर देखिएगा 100 से अधिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 1000 से क्या हो, देखिए 100 से अधिक कर्मचारी, और 1000 से क्या हो, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सप्ताह की प्रथम तारीख नहीं है, जी हाँ। तो यहाँ पर 100 से कम आएगा, क्या आएगा? अगर ये शब्द इसमें एक ही लाइन बदलना है, जी हाँ, ये यहाँ पर 1 0 नहीं आएगी, जी ओके, यहाँ पर 1 0 नहीं आई। ये 1 0 नहीं आए तो मतलब ये 1 0 मैंने क्रॉस कर दी, यहाँ पर क्या कर दी? क्रॉस, ओके। हाँ, अब क्रॉस कर दी तो 100 से कर्मचारी क्या है? कम है, ठीक है। तो माह की 7 तारीख को यहाँ या कम हो, या यहाँ पर 100 से क्या हो? अधिक हो, क्या हो? कम हो या अधिक हो, दोनों कंडीशन यहाँ लिख लेना बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा। मुझे क्या है कि दोनों ही चीजें यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ, है ना। यह क्या हो? 100 से अधिक हो, ठीक है। तो कितनी तारीख को? 7 तारीख को, लेकिन शर्त है, ठीक है। हाँ, 1000 से अगर प्लस हुई है, क्या हुई है? 1000 से प्लस हुई है, तो ये जो है कितनी तारीख को चला जाता वेतन?
10 तारीख को, ठीक है। यदि किसी संस्थान में या उद्योग में यानी यहाँ 1000 से अधिक कर्मी हैं तो उस संस्थान का वेतन कितना, वीक के 10 तारीख को, वीक का कौन सा, 10 तारीख को भुगतान करना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब 10 तारीख को एनी कंडीशन में यहाँ पर होता है, ठीक है। हाँ जी, ओके। नीलेश जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया था ना, संजीव ने भी बढ़िया आंसर दिया, पाल सुरजीत ने बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें चेंज हुई है, तो सिंपल सी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैंने बोला है या तो कमी हो या अधिक हो, तो अब क्या होगा यहाँ पर, कितनी तारीख बताए, 7 तारीख को, ठीक है। अब देखिएगा सप्ताह में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम है ना, अब ये सेकंड सप्ताह में चला गया, सेकंड वीक में चला गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है तारीख नहीं देख रहे कौन से वीक में मिलता है, तो यूँ पूछा जाता है कि यदि 1000 कर्मी हैं, 1000 कर्मी से प्लस 1000 या 1000 कर्मी से प्लस किसी कारखाने में हैं तो वेतन का भुगतान होगा तो प्रथम सप्ताह, दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह। तो आप क्या बताओगे यहाँ पर, जी हाँ 1000 से प्लस है तो क्या, सेकंड वीक में, किसमें, सेकंड वीक में। अगर यहाँ पर पूछे कि 100 से प्लस, कितने, 100 से प्लस या 100 से कम है तो क्या बताओगे यहाँ पर, जी हाँ फर्स्ट वीक, क्या बताओगे, फर्स्ट वीक, है ना। और तारीख पूछ ले तो क्या बताओगे, बोलो 7, और तारीख पूछ ले क्या बताओगे, 10। तो डिपेंड कंडीशन है, इसको सही कर लेना, संशोधित कर लेना, परेशान मत होना, एकदम साफ साफ जो है लिख दिया, ठीक है, ओके। हाँ डन, चलिए। अच्छा ये बात आपको यहाँ पर देखना, आगे मैं और लेकर चलता हूँ बैक टू बैक, चलिए। बिल्कुल मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आपको कंप्लीटली यहाँ पर बात होगी, ठीक है। हाँ ये सही कर लेना, ठीक है। मजदूरी भुगतान का जो उपबंध बता रहे उसी में देखिएगा, उपबंध में जो है क्या क्या चीजें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, और बहुत बढ़िया शानदार शानदार चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ओके। हाँ जी, ओके। तो बहुत ही बढ़िया, देखिएगा यहाँ पर जो है कंप्लीट सेशन में मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर कर पा रहा हूँ, और आप समझ भी पा रहे हो, पढ़ भी पा रहे हो, लिख भी पा रहे हो, ठीक है। हाँ तो आइए साथियों, बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा। अब देखिएगा इसमें एक चीज़ आपको जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यदि किसी भी कर्मी को संस्थान से निष्कासित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता, निष्कासित, ओके। हाँ तो उसे अगले दिवस ही, हाँ जी अगले दिवस ही संपूर्ण वेतन क्या है, हाँ का भुगतान करना अनिवार्य है। ये नहीं कि भाई वो डोलता रहे, अगले वीक का फिरा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ना बाबा ना। नियम है नेक्स्ट दिन उसके, जिस दिन भी उसको यहाँ से निष्कासित किया है उसके अगले दिन उसको कंप्लीट वेतन मिलना चाहिए। तो उसके अगले ही दिन उसको संपूर्ण, वो भी कंप्लीट वेतन कर लीजिए, आपका ये हिसाब और ये आपका संभालिए कंप्लीट पेमेंट, ठीक है जी। और अब आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। तो ये है, ये नहीं कि भाई भगा दिया तो अब देखता रहा, तो डोलता रहा, ठीक है, हमारे आगे पीछे ना, ये नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, नियम कायदों के मुताबिक, ठीक है। अच्छा तो आगे देखो अगला यहाँ पर, यदि किसी कर्मी को, यदि कोई भी कर्मचारी है, श्रमिक को सेवानिवृत्ति होने पर भी उसके अगले दिन ही यहाँ पर क्या रहेगा, वेतन भुगतान निर्धारित है। तो भैया जी अगर उसकी सेवानिवृत्ति तो वो भी कब होगा, अगले दिन ही कंप्लीट वेतन उसको दे दिया जाता है, जी हाँ, ओके। तो वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित होगा, तो उसको अगले दिन ही उसको जस्ट जो है क्या कर दिया जाता, लो जी लो भैया जी, है ना। लेकिन वर्तमान में तो गवर्नमेंट सेक्टर में उसी दिन देने लगी, क्या देने, अगले दिन का लफड़ा ही नहीं रखा जी, अगले दिन फिर आएगा ये लफड़ान रखा, सीधा सीधा उसी दिन दे देते हैं, लो जी ये चेक और डायरेक्ट जी हाँ अब आप अपने अकाउंट में लगा दीजिएगा, ठीक है। रेलवे तो ये होता है हमारे में, बाकी का जो है इसका जो है कैसे देते हैं वो अलग है, पर अगले दिन देना अनिवार्य है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ और रेलवे की बात करता हूँ तो इसमें तो सभी को पहले उसी दिन दे देते हैं कि लीजिएगा, कल क्या हो गया आज ही ले जाओ जी, हो गया आपका हिसाब, ये चेक ही तो देना है, तो बाबू लोग बना के रखते हैं, बहुत साइन कर देता, लो जी ये लीजिएगा, डन, जितना भी रिटायरमेंट का बनता है। ये चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझना है, छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का कार्य करती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना होता है कि मजदूरों को हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा करें जी। इसका आपको जो है पूरा का पूरा जो है जिम्मा दिया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया कि भाई आप मजदूरों के हित के लिए संपूर्ण प्रक्रिया का ध्यान रखिएगा, और इनका जो है हितों पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इनकी जो है क्या करोगे, अधिकारों की क्या करोगे, सुरक्षा करोगे, क्या करोगे, सुरक्षा करोगे, ठीक है। अगला आता है मजदूरों के हितों हेतु राज्य सरकार कानून बनाए। तो मजदूरों के हित के लिए जो है कौन सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों, ठीक आपको बताना है, केवल स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी, जी हाँ सही सुना, केवल स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पर जो है कानून बनाई। अच्छा, मजदूरी के कटौती संबंधी नियमों का प्रावधान,
मजदूरी के कटौती संबंधी जो नियम है उसका जो है प्रावधान है तो वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, आइए। इस अधिनियम के तहत जुर्माना किस्म एवं राशि प्रदान की जाती है। तो जुर्माना उसकी किस्म, ठीक है ना, एवं राशि प्रदान की जाती है। हाँ भैया जी, है ना, कि जुर्माना कितना लगेगा कटौती पे, उसके तहत देखिएगा मजदूरी कटौती संबंधी प्रावधान। और इसी में दिया है कि इसके तहत जो है जुर्माना की जो किस्म है, किस टाइप का जुर्माना तथा एवं राशि निर्धारित। अगर नहीं देता तो उसका थोड़ी कि ये वो डोल रहा है बंदा, आपसे बार बार मांग रहा तो कोई भीख में थोड़ी ना मांग रहा, मजदूरी की उसका भुगतान चाहिए उसको, और उसके बदले आप उसको डुला दे तो उसका मतलब उसको जुर्माना भी होगा, और कितना होगा उसकी किस्म के प्रकार से होगा, और इसी प्रकार से उसकी राशि कितनी होगी, ये सब निर्धारण करेंगे। ठीक है, 15 वर्ष से कम उम्र के श्रमिक पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 वर्ष से कम श्रमिक पर है तो उस पर जुर्माना यहाँ पर नहीं लगाया। ठीक है, हाँ जी, ओके। तो ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर उपबंध है, ठीक है, तो आपको संबंधित नियमों का प्रावधान क्या क्या है, तो इससे नियम में जुर्माना एवं किस्म तय करें, 15 वर्ष से उम्र क्या है जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, सॉरी, 15 वर्ष से कम उम्र के श्रमिक पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता। अगली कंडीशन होती है, जुर्माने की राशि का उपयोग श्रमिक कल्याण के हितों या लाभ के लिए लिया जाता है। अब जो जुर्माना जो है श्रमिक से लिया जाता है तो उसका जो है आपको बताता हूँ कि उसका जो यूज है वो कहाँ करेंगे, मतलब उन्हीं से लेकर श्रमिकों ही कल्याण के लिए ही इसका यूज किया जाता है, न कि अदर यूज। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपके यहाँ पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्या रहते हैं तो और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जुर्माना करने से पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। ये नहीं कि भाई लो जी आपके यहाँ पर कटौती कर ली ना, उसका नोटिस देना अनिवार्य है। हाँ जी, जुर्माना क्या 3% से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाए। ठीक है, हाँ जी, 3% से क्या अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। ये भी यूं नहीं कि भाई पता नहीं इतना काट लिया ना, भैया जुर्माने का भी एक यहाँ पर जो है प्रावधान है वो आपके यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो लीजिएगा पहला देखिए इसमें क्या है, स्वैच्छिक कटौती। कटौती के प्रकार की स्वेच्छा से जो है यहाँ पर कटौती होती है। स्वेच्छा से जो कटौती होती है वो स्वेच्छा के आधार पर होती है। दूसरा अगर बात करते हैं तो अनुपस्थिति, अगर आप एब्सेंट रहते हो, जैसे मैं एब्सेंट रहता हूँ तो मेरी कटौती होती है, सुबह सी बात है तो ये तो होना ही है। ठीक है, हाँ, इसके आधार पर अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है, तो क्या आता है, इनकम टैक्स जो है डिडक्ट, तो आयकर की जो कटौती होना ही है अगर पेमेंट ज़्यादा बनता है। इसके अतिरिक्त क्या आता है, इंश्योरेंस बीमा का कटौती होती है, तो ये कटौती का भी रहेगा भैया जी, है ना। मजदूरी कटौती संबंधी जो भी प्रावधान है ये कटौतियाँ रहेगी। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आता है आवास सुविधा संबंधी कटौती। भैया जी अगर आपने एचआरए ले रखा, मतलब हाउस ले रखा, तो उसका भी कटौती होगी। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, भविष्य निधि कोष से जो है आपको कटौती, तो फ्यूचर फंड में भी जो है यहाँ पर आपकी क्या होती है, कटौती होती है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, ये सब की सब जो है कटौतियाँ कंप्लीटली जो है होती है। ठीक है, बहुत सारे स्वेच्छा से कराते हैं। ठीक है, या बैंक से लोन ले लिया तो वो ये जो है स्वेच्छा के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे होम लोन ले लिया तो वो स्वेच्छा से, वो कोई यहाँ पर नहीं है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना। स्वेच्छा में कौन कौन सी चीज़ आती है कि जो है कर्मचारी क्या होता, इसमें कर्मचारी अपनी इच्छा से आपात स्थिति में जैसे भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान, महामारी इत्यादि के संबंध में सरकार के अनुरोध पर या बिना किसी अनुरोध पर स्वेच्छा से राशि कटाता। ठीक है, जैसे अभी कोविड आया था, सुनिए, कोविड आया था तो सरकार ने जो है एक एक दिन की प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह काटी थी। क्या अब वो ये है कि उसमें जो है व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था कि भाई जो है कौन कटाना चाहता, कौन नहीं कटाना चाहता। जिसने स्वेच्छा से इच्छा जताई कि भाई मैं कटाना चाहता हूँ तो उसका जो हो गया, और जिसने लिख दिया कि मैं नहीं कटाना चाहता हूँ उसने नहीं लिखा। तो यहाँ पर अगर इच्छा नहीं जताई, ना नहीं लिखा, तो इसका मतलब आपकी इच्छा, सिंपल सी बात हो, तो इसका मतलब आपका पेमेंट काटा गया था। वो जो है कोविड के समय की बात बता रहा हूँ। तो ये ही स्थिति है यहाँ पर, देखा लिखा ना, जैसे कि भूकंप स्थिति, बाढ़ स्थिति, आंधी तूफान, महामारी देखो कोविड आया था, याद होता आपको, है ना, चेचक है, महामारी हुई थी। ठीक है ना, कोविड है, स्वाइन फ्लू है ना, तो इस टाइप की बहुत सारी जो है बीमारियां बैक टू बैक हुई थी, याद होगा आपको, है ना। हाँ चलिए, तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है अनुरोध पर, उसके अनुरोध पर यहाँ पर जो है क्या हो, कटौती होगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है जी, अनुपस्थित है, अगर एब्सेंट रहता तो एब्सेंट की कंडीशन होती है कि उसका जो है पेमेंट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अगर ये आपके पास LAP है, CL है, PL है, ये सब चीज़ें हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो उसकी कंडीशन आपको है, यदि कर्मचारी अगर बिना बताए करता है, ठीक है, आपके पास छुट्टियाँ भी है, सबका है, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ जी, तो यदि कर्मचारी कार्यालय ऑफिस में बिना बताए छुट्टी पर चला जाता है तो वह जितने दिन तक छुट्टी करता है ना, उसी के अनुरूप उसे पेमेंट प्रतिदिन एवज के हिसाब से काट ली जाती है। जितने दिन की भी छुट्टी करता उसी के अनुरूप से पेमेंट क्या करती है, एवरीडे के हिसाब से कट कर ली जाती है। अब मेरे प्यारे अजीज मित्रों, बात समझ में आई कि नहीं आपको, आई ना। तो ये साथियों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ आप कंप्लीट रूप से जो सेशन देख रहे हो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ,
तो आ जाइए, ठीक है, हाँ जी लीजिएगा। तो ये आप यहाँ पर क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नोट में इसे विदाउट इंफॉर्मेशन लीव या बिना छुट्टी लीव भी कहते हैं। जी हाँ, समझ के हाईलाइट करके रेड अक्षर में लिख दिया। इसको विदाउट इंफॉर्मेशन लीव कहते हैं, अर्थात बिना सूचना के छुट्टी कहते हैं, ठीक है। अगला आता है जी, नेक्स्ट क्या आता है, इनकम टैक्स। जी, आयकर का जो है कटौती है ये, इसमें सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि मजदूरी के तहत कर्मचारी अर्जित करता है। जी सही सुना आपने। तो उसे उस राशि का तय राशि सरकार के नियमानुसार क्या की जाती है, कटौती करती है। तो इसमें सरकार द्वारा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा निर्धारित राशि से क्या है, अधिक राशि मजदूरी के तहत, किसके तहत, मजदूरी के तहत अर्जित करता है, क्या करता है, तो उसे उस राशि में तय राशि सरकार द्वारा नियमानुसार क्या की जाती, कटौती करती हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बीमा कटौती। जी, इंश्योरेंस जो है डिडक्ट होता है, तो श्रमिकों के हित के लिए सरकार द्वारा कोई बीमा किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो कोई बीमा किया जाता है, सरकार इसमें अपने वेतन से क्या कर लेती है, कटौती कर लेती है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा कोई भी बीमा किया जाता है तो उसका क्या कर लेती है, यहाँ पर कटौती कर देती है, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा आगे, आवास सुविधा। भैया जी आप HRA लेते हो तो उसके बदले में आपको यहाँ पर क्या है, जो पेमेंट निर्धारित होता है ये फिक्स रहता है। तो ये कटौती उन कर्मचारियों के वेतन में होती है, जी हाँ, जिन्होंने सरकार सुविधा के रूप में प्रधान सरकारी गवर्नमेंट क्वार्टर्स या मकान ले रखा है। जी हाँ, अगर खुद का मकान है, क्वार्टर नहीं लेता तो उसके बदले में उसको पेमेंट मिलता है, अगर जिसने ले रखा उसका पेमेंट उसमें डिडक्ट अर्थात कट जाता है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया शानदार बैक टू बैक देख रहे हो आप, ठीक है। हाँ लीजिएगा, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी के बाद अगर बात करता हूँ कुछ नोट डाल करके, HRA केवल कर्मचारी पेमेंट की HRA केवल कर्मचारी के पेमेंट लेवल के अनुसार ही कटौती होता है, उसका लेवल 1 है कि लेवल 2 है कि लेवल 3 है कि लेवल 4 है कि लेवल 5 है, अकॉर्डिंग जितना HRA मिलता है वही कटता है ना। जिन कर्मचारी सरकारी आवास नहीं लिया है उनके वेतन से HRA की कटौती नहीं की जाती, जिनसे सरकारी आवास नहीं लिया उनके HRA की कटौती नहीं की जाती। ओके, हाँ, तो यहाँ पर आपको देख लिया। चलिए, इसके बाद आता भविष्य निधि फंड। जी हाँ सही सुना, भविष्य निधि फंड। हाँ जी सुरेंद्र, इसका PDF मिलेगा श्योर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट्स नहीं माय डियर, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर कहाँ मिलेगा, ऐप में, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ, तो भविष्य निधि फंड, हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको बोलते हैं उपनाम में PF, ठीक है। हाँ, प्रोविडेंट फंड मतलब PF शॉर्ट में, ठीक है। तो PF के रूप में मिलता। तो भैया जी वर्तमान में इसका नाम क्या बोलते हैं, NPS का मतलब क्या होता है, नई पेंशन भविष्य निधि, ठीक है ना। राजस्थान गवर्नमेंट तो वापस NPS लागू कर दी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी भी NPS लागू है, ठीक है। ओके, जो भी 2004 के बाद एम्प्लॉय हुए हैं वो सारे के सारे, मैं भी उसी में हूँ NPS में, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, इसके अंतर्गत कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार या औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियमानुसार अपनी भविष्य निधि में पैसे जमा करता है, जिसकी कटौती वेतन से होती है। जिसकी कटौती किससे होती है, वेतन से होती है। तो ओके माय डियर, पीछे की क्लास की PDF नहीं मिली, क्लास ये अब कंटिन्यूस होगी बेटा, मिल जाएगी, कोई इशू नहीं माय डियर, ठीक है। हाँ, मिल जाएगी सभी को, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर 2004 के बाद भर्ती सभी कर्मचारियों पर NPS ही लागू होगा, लेकिन केंद्र सरकार की जगह स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे कि अपने यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट में जो है अभी क्या कर दी है, इसको हटा दिया, वापस से पुरानी पे स्कीम ला दी है। NPS से शेयर मार्केट के आधार पर भविष्य निधि में जो फंड अंत में आता है वो कर्मचारियों को प्रदान कर दिया जाता है, बाद में पेंशन इसमें नहीं मिलती। और भी कई अनेक हानियां हैं जो कर्मचारियों को होती है, लेकिन सरकार को इसके बदले में फायदा है, ठीक है। पुरानी पेंशन स्कीम में PF का भुगतान केवल सरकार के द्वारा किया जाता था, ठीक है। हाँ जी, किसके द्वारा, हाँ, किसी भी कर्मचारी उसके वेतन की 50% से अधिक कटौती नहीं की जा सकती। हाँ जी लीजिएगा, हाँ जी, शर्त है सहकारी समितियों को छोड़ करके। जी हाँ, किसी भी सरकारी कर्मचारी की 50% से अधिक कटौती संभव नहीं है, और ये भी किसको, सरकारी समितियों को छोड़ कर। तो ये जो आपके 4 बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना और इनमें से आपको जरूर याद रखना। हाँ जी, एक बात, अगला क्वेश्चन आ जाता, कोविड-19 के समय केंद्र सरकार द्वारा स्वेच्छा से 1 दिन की वेतन कटौती का प्रावधान किस कटौती
कटौती के अंतर्गत आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पहला स्वैच्छिक कटौती, दूसरा आपके सामने बीमा कटौती, तीसरा आपके सामने यहाँ पर आय का कटौती, चौथा आपके सामने यहाँ पर जो है भविष्य निधि कटौती, और पांचवा, अच्छा चौथा आएगा, हाँ। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, स्वैच्छिक कटौती। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई स्वेच्छा से की गई कटौती स्वैच्छिक कहलाती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ जी, नोट भी लिख लीजिएगा। सरकार द्वारा आपातकालीन समय में, महामारियों के समय में जो क्या हो, अधिकतर जो है क्या है यहाँ पर देखिए, सरकार द्वारा आपातकालीन या महामारियों के समय में जो है अधिकतर मांगी जाती है कि स्वेच्छा से, भाई आप अपना कटाना चाहते हो तो पेमेंट कटा सकते हैं। बहुत सारे स्वेच्छा से आपात समय के 1 महीने की, 1 साल की, 6 महीने की, 2 महीने की, जो भी कटौती देना चाहते हैं वो दे देते हैं, ठीक है। उसमें कोई इशू जो नहीं होता। कर्मचारी के वेतन से अधिकतम कितनी प्रतिशत वेतन राशि की कटौती संभव है? कर्मचारी के वेतन से अधिकतम कितनी प्रतिशत वेतन राशि की क्या है ना कटौती संभव है? तो पहला 25%, दूसरा यहाँ पर 30%, तीसरा यहाँ पर क्या है जी 100%, और चौथा यहाँ पर क्या है जी 50%। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी कर्मचारी की जो है अधिकतम कितनी वेतन यहाँ पर जो है कटौती संभव है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि 50%, कितना ओके है ना, 50% नहीं है क्या, अभी अभी बताया था। तो 50% जी आपका सभी का आंसर। चलिए फास्ट, चलिए अब आप आंसर दीजिएगा। हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, आपसे आंसर लेना था मुझे, तो ठीक है फटाफट दीजिएगा। हम आंसर आपको ही देना, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। ओके मोनिका जी, बहुत बढ़िया। हाँ नेक्स्ट, ठीक है। हाँ जी, किसी भी कर्मचारी को उसके वेतन की 50% ही कटौती कर सकते हैं सरकारी समितियों को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट, वर्तमान समय में भारतीय सैनिकों पर किस प्रकार की योजना अपनाई जाने लगी है? जी बताइए फटाफट, किस प्रकार की योजना अपनाई जाने लगी है, ठीक है ना। सैनिकों पर किस प्रकार की योजना अपनाई जाने लगी, पीएफ वाली या एनपीएस वाली, या फिर जो है ए बी दोनों, या फिर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताओ, ये फटाफट बताओ। जी हाँ आंसर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट है, फटाफट आंसर दीजिएगा। जैसे कि मेनका जी है, नीलेश है, चंद्रपाल है, यशवंत है, कुलदीप है, पिंटू है ना, डिम्पल है, राहुल है, संगीता है, एंड श्वेता है ना, एंड मोनिका है, अंजू है ना, 1634 कुछ नंबर से है, ऐश्वर है ना, राजलक्ष्मी है, पाल सुरजीत है, संतोष कुमार पाल है ना, अवधेश कुमार है ना, अवधेश कुमार सिंह है ना, जय प्रकाश है, ओके, सीटीआई देवेंद्र कुमार है, सत्येंद्र राय है, रत्नेश कुमार है, पुष्पेंद्र है ना, देवेंद्र जी है, एंड जो है ग्रेचे है, एंड अर्चना जी है, एंड जो विवेक है, सूर्य, संजीव कुमार, रामकिशोर एकता, एंड अंजलि सॉरी। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, तो यहाँ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। लेकिन क्वेश्चन के आंसर दो तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट दीजिएगा, हम बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शानदार, आपको पता है कि अभी भी पीएफ ही लागू है, क्या है पीएफ लागू है। वैसे सरकार ने जो है एनपीएस कर दिया था, लेकिन वापस हटा करके केवल भारतीय सैनिकों पर पीएफ लागू कर दिया, ठीक है। जी नोट डाल के लिख लिया, वर्तमान समय में भारतीय सैनिकों पर भविष्य निधि योजना अपनाए जाने लगी है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जी चौथे नंबर पे, निम्न में से कौन सी कटौती सरकार अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकती? जी हाँ, कौन सा? पहला है बीमा कटौती, कौन सा है पहला? बीमा कटौती। दूसरा है तो कौन सा है यहाँ पर जी स्वयं के द्वारा कटाई गई, ठीक है, हाँ स्वयं के द्वारा क्या कहें कराई गई कटौती, जिसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। आवास कटौती मान लो, यहाँ पर भविष्य निधि मान लो, ये बहुत सारी जो है छोटी छोटी कटौतियाँ हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। जयप्रकाश ने एनपीएस का तो हो गया, चलिए ना, पुष्पेंद्र कुमार मौर्य, ठीक है, हाँ जी लीजिएगा, राहुल कुमार यादव, ठीक है, हाँ जी ग्रे, ओके, बहुत बढ़िया, गजब गजब के आंसर दे रहे हो, बहुत ही शानदार जो है यहाँ जिक्र मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो बढ़िया, ठीक है, हाँ जयप्रकाश हो गया, ठीक है, हाँ लीजिएगा। तो बहुत बढ़िया, हाँ देखिए स्वयं के द्वारा कराया गया लाइफ इंश्योरेंस, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। हाँ जी, किसके अंदर? निम्न में से कौन सी कटौती सरकार अपनी इच्छा से नहीं कर सकती? स्वयं के द्वारा कराया गया लाइफ इंश्योरेंस जो हो कैसे आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको देखना ना, स्वयं के द्वारा कराया गया लाइफ इंश्योरेंस सरकार अपनी इच्छा से कतई ही नहीं कटा सकती, तो आप अच्छे से जानते हो। अच्छा तो और क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने सहकारी आवास ले रखा, सरकारी आवास ले रखा, या उसके तब उसके वेतन से, हाँ ले रखा तब उसके वेतन से स्केल लेवल 6 या जो भी अब बढ़कर लेवल 7 में हो गया, हाँ तो आवास कटौती की राशि कितनी होगी, ठीक है। अच्छा देखिएगा, हाँ ठीक है ना, देखिएगा आवास लेते समय जो कर्मी का वेतन था उसी के अनुरूप, या वर्तमान के वेतन के अनुरूप, या प्रमोशन के अनुरूप, या पद के अनुरूप? तो फटाफट बताइए जी, कौन सा आंसर देते हो आप, ये बहुत ही गजब मैटर करता है, ठीक है। हाँ
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही बैक टू बैक अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को लेकर के हम बढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। आज ही लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं। बैक टू बैक बढ़िया शानदार शानदार आंसर दे रहे हो आप लोग, ठीक है। शेयरिंग इसका नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, इसका भी देख लेंगे आगे, बैक टू बैक आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें तो बताइए। तो इसका मतलब है वर्तमान लेवल के अनुरूप, सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर जो है बी, वर्तमान का जो लेवल रहेगा, जैसे पहले लेवल 2 था, ये था, ये ठीक है। तो यहाँ पर आप बैक टू बैक देख सकते हो। चलो दोस्तों ये बहुत ही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये कैसे आ गया लेवल 2 के साथ। हाँ आगे देखो, तो सीधा नंबर 6, हाँ ना मत करो, ठीक है। हाँ गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, हाँ मातृत्व लाभ अधिनियम 1965, ठीक है ना, और कर्मचारी बीमा राज्य अधिनियम 1948, ठीक है। क्वेश्चन से अगला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस कहीं से भी खुद से पुटअप करूँगा आप इसमें, क्योंकि मैंने एक राउंड पूरा पढ़ा चुका हूँ। और जो कि आप जो है जल्दी चाहिए तो जो है कहाँ से ले सकते हो, ऐप में आपके पास में है ऑलरेडी, और आपने पढ़ भी लिया हुआ वही चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो अधिनियम 2023 है, मातृत्व अधिनियम 1965 के कर्मचारी राज्य बीमा 1948 एक साथ लागू हो सकता है, हो सकता है। मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय से लागू हो सकते हैं। कामगार मुआवजा अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय में लागू हो सकते हैं, ठीक है। यदि कामगार मुआवजा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम लागू होते हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो बराबर यहाँ पर जो आप आंसर दीजिएगा तो एक साथ लागू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे कहने से नोट डालकर समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर कर्मचारी प्रतिगम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम और ये सारी चीज़ें अगर घटनाएं घटती है तो ये एक साथ में लागू हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत और किसी प्रकार से नहीं होगी, ठीक है। तो कंप्लीटली ये लागू हो सकते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए ओके फटाफट देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कीजिए। अब दूसरा आता है अगला क्वेश्चन से अस्थायी निःशक्तता के मामले, ठीक है। अस्थायी निःशक्तता के मामले में जो अगर बात करते हैं तो क्या होगा, मामले में अर्धमासिक भुगतान चाहे वेतन की, ठीक है, चाहे वेतन की गणना के लिए कोई भी सूचना उपलब्ध न होने पर चोट के कारण कुल या आंशिक परिणाम होगा। जी दोबारा से ध्यान से समझिएगा बात को, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। अस्थायी निःशक्तता के कारण के मामले में अर्धमासिक भुगतान चाहे वेतन की गणना के लिए कोई भी सूचना उपलब्ध न होने पर चोट के कारण या कुल आंशिक परिणाम हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ तो पिछली निरंतर सेवा से अर्जित कुल 20% गुना, ठीक है, हाँ मर्जित का 20 गुना, पिछली निरंतर सेवा से अर्जित कुल मजदूरी का 30 गुना, ठीक है, हाँ जी मजदूरी का 20 गुना, पिछली निरंतर जो है मजदूरी का कितना 25 गुना, यहाँ पर 35 गुना। तो फटाफट आपको यहाँ पर आंसर देना, ठीक है। तो कितने गुना होगा भैया जी, 30 गुना, ठीक है। अच्छा इसका जो है सोल्यूशन भी देख लीजिएगा, आखिरकार मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया शानदार। देखिए 1923 की तहत धारा 5 के अनुसार अस्थायी निःशक्तता के मामले में अर्धमासिक भुगतान चाहे वेतन की गणना के लिए कोई भी सूचना उपलब्ध न होने पर चोट के कारण कुल आंशिक परिणाम पिछली निरंतरता में अर्जित कुल मजदूरी से 30 गुना ही होगा। कितना होगा, 30 गुना। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये भी देख लीजिएगा, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार अधितास्ता किसी भी परिसर का कारखाने के रूप में प्रयोग आरंभ करने से कम कितने दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा। जी हाँ ओके, ध्यान रखना 21 दिन पूर्व या 15 दिन पूर्व या फिर यहाँ पर 7 दिन पूर्व या फिर यहाँ पर जो आपके 10 दिन पूर्व, फटाफट आपको बताना, और नहीं तो मैं आपको यहाँ पर फटाफट सॉल्यूशन दूंगा। जी 15 दिन पूर्व क्या देना, सूचना देना अनिवार्य। तो कारखाना अधिनियम 1948 के तहत धारा 7 के अनुसार, किसके धारा 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पर क्या अनुसार अधिष्ठाता यहाँ पर किसी भी परिसर का कारखाने के अनुरूप कारखाने के रूप में अधिष्ठाता का यह प्रयोग आरंभ करने से कम 15 दिन जो है क्या है, हाँ जी पूर्व सूचना देगा। जो मुख्य निरीक्षक को एक लिखित में सूचना क्या भेजेगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना किसके तहत आती है, धारा 7 के तहत। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला आता है बैक टू बैक। चलिए ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। बताइए कंटिन्यूस भैया यहाँ पर जो है 5 चल रहा है, स्लो चल रहा है या ऐसा ही चलने दे या क्या है, जो मुझे फीडबैक दीजिएगा उस हिसाब से चेंजेबल संभव है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आप सभी के सुझाव से ही ये चल पाएगी और बैक टू बैक चलते रहेंगे, ठीक है। तो बताइए
बताइए फटाफट, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया शानदार। कारखाना अधिनियम की किस धारा में अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्य का वर्णन किया गया? तो किस प्रकार यहाँ पर धारा में साधारण कर्तव्य का जो है क्या वर्णन किया गया? तो किस में यहाँ पर साधारण कर्तव्य का क्या किया गया? वर्णन किया। तो दोस्तों ये देख सकते हो, पहला यहाँ पर अगर बात करते हैं धारा 7, दूसरा अगर यहाँ पर बात करते हैं धारा 7 के क, ठीक है, तीसरा बात करते हैं 7 दिन, यहाँ पर जो है तीसरा चौथा बात करते हैं धारा 8, ठीक है। तो यहाँ पर धारा 7 के क भाग, ठीक है, मतलब ए भाग की बात कर रहे हैं अपन। इसके अंतर्गत क्या किया? कारखाना अधिनियम की किस धारा में अधिष्ठाता के साथ, ठीक है, हाँ ना, कि साधारण कर्तव्य मतलब सिंपल जो ड्यूटी है ना का वर्णन किया गया। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा बताना है कि जो वर्णन किया गया है वो किसमें क के तहत, ठीक है। 7 जो है यहाँ पर जो है ना सेक्शन है, उसमें यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें साधारण कर्तव्य का दिया गया। 7 में जो है यहाँ पर क्या दिया गया? सूचना की धारा, ठीक है, हाँ क्या है? सूचना, ठीक है। और 7 ख में जो है कारखाने में प्रयोग के लिए वस्तुओं और पदार्थों की बाबत और निर्माता आदि के लिए जो है साधारण कर्तव्य। और यहाँ पर इसी प्रकार से जो 8 में दिया है वो निरीक्षण दिया। तो बैक टू बैक प्रत्येक का यहाँ पर क्या क्या किस किस में लागू है ये सारी धाराओं का जिक्र मैंने यहाँ आपके सामने समझा दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 10 नंबर का। अब ये जो है 10 नंबर का क्या रहेगा इस पे देखिएगा। कारखाना अधिनियम 1948 में धारा 8 के अंतर्गत, ठीक है, हाँ ठीक है, 1948 के अंतर्गत धारा 8 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति होगी। तो निरीक्षक की जो नियुक्ति होगी, हाँ, तो कौन करता है? तो यहाँ पर जो भी आपको निरीक्षक होगा उसकी नियुक्ति जो है कौन करेगा? इसका ध्यान दीजिएगा, जिला मजिस्ट्रेट। दूसरा आता है राज्य सरकार, तीसरा आता है यहाँ पर केंद्र सरकार, चौथा आता है यहाँ पर क्या? समुचित सरकार। तो भैया जी यहाँ पर जो है पूरी समुचित सरकार इसका करती है या फिर राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, तो कौन करती है? फटाफट आंसर दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही गजब की, ठीक है। बैक टू बैक आंसर देते रहिएगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। हाँ तो बढ़िया शानदार लिखे। चलिए, तो समुचित सरकार करती है या राज्य सरकार करती है? तो यहाँ पर राज्य सरकार बोला था ना कि इसमें सारे परिवर्तन कौन करती है? राज्य सरकार के अंतर्गत रहता है जी। और सारे नियमों को लागू करने का अधिकार और नए नियम बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार का। धारा 1948 के तहत 8 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है जो कि राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार निरीक्षक को ऐसे स्थानीय सीमाएं सौंप सकेगी जिससे कि वो ठीक समझे, उचित और उपयुक्त समझे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा। चलिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बैक टू बैक हम चलते रहेंगे इसी प्रकार से। हाँ जी, तो इस प्रकार से आपने जो है ये आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना है और दोस्तों पढ़ते जाना है बैक टू बैक। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर जो है पसंद आएगा, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप कम्प्लीटली जो है आप मेरे साथ में बने रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया शानदार जो है आपको यहाँ पर जो है क्लास मिली है और ये कंटिन्यूस आपके साथ में जो है चल पड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपके साथ में बहुत ही जो है शानदार क्लास हुई, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों अभी ये वीडियो लेक्चर्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में करके बताइएगा, जिससे कि आप सबको ये अपडेट मिलती रहे, ठीक है। हाँ, और आ जाइए, बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर जो है एग्जिट पोल दे दीजिएगा। क्या इसी टाइप की क्लास होनी चाहिए? तो मुझे यहाँ पर जो है ऐश है ना देखिएगा, हाँ, या फिर यहाँ पर 9 में जो है जवाब दीजिएगा कि आप पहले वाली से थी। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको ये अच्छी लगी तो मुझे यस कीजिएगा, है ना, और पहले वाली अच्छी लगी है तो यहीं से नो कीजिएगा, ठीक है। तो आपको यही लीजिएगा, टाइम बहुत ही कम समय में मैं आपको यहाँ पर भेज रहा हूँ, ये आपके सामने जी आ गया, इसका जवाब दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया शानदार बैक टू बैक आपके सामने चल रहा है, ठीक है। हाँ लीजिएगा, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, बैक टू बैक देख लीजिएगा। इसमें क्या समय बच रहा, चलिए, है ना। अगर आपको पहली वाली चाहिए पिछले वाली पैटर्न की तो वो आप यहाँ पर मुझे बता सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में बच्चों को दिखा रहे हो ये तो हाँ, चलिए बहुत बढ़िया शानदार यहाँ पर बैक टू बैक मैंने बता दिया। ये तो हमारे जो है स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए थे लोको पाइट में 1149 लड़कों का पिछली बार, वो है ना। बाकी आपको जो है मैं यही पूछना चाहता हूँ इसी पीरियड में मैं यहाँ पर इसको निकालते हुए आप आंसर दीजिएगा। चलिए, सभी का आंसर अभी तक तो 100% है, एक भी लड़का नहीं चाहता। तो मेरे हिसाब से ये सेशन आपको पसंद आया, ठीक है, और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूस रखूँ, ठीक है। तो दोस्तों 9:30 से लेकर के 9:45 के बीच में एवरीडे 10 मिनट का मैंने 15 मिनट का गैप दे दिया। 9:30 से लेकर के 10 मतलब 9:30 से लेकर के 9:45 के बीच में एवरीडे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। रोजाना इसी समय पर आप अपडेट रहेगा। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन इस पर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो साथियों ये आप यहाँ पर देख सकते हो, तो कंप्लीटली सेशन में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आप जो है यहाँ पर एक चीज़ आपको लोगों के लिए जो है नहीं आई है इसमें इस सेशन में, कहते हैं, ठीक है, वापस से। तो वो क्या है कि यहाँ पर मॉक टेस्ट आपके कोई भी दोस्त हो तो उनको ये फ्री मिल जाएगा। हाँ जी, कुछ फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें रोजाना जो है आप लोग फ्री मॉक टेस्ट
रिक्वेस्ट का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। हाँ दोस्तों डिस्टर्ब मत कर बेटा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो अभी हाल में जो है एक बहुत ही बढ़िया जो है आप लोगों के लिए मैंने जो है नए बैच के साथ में एक नई योजना निकाली है, पढ़ो पढ़ाओ और कैशबैक पाओ। पढ़ो पढ़ाओ और कैशबैक पाओ, घर बैठे कमाओ, सीमित समय के लिए ऑफर है जी। ऐप पर आप अपने दोस्तों को अगर बाय कराते हो जी, यहाँ पर साफ लिखा कि दोस्तों को दिलाओ और 500 रुपया हो, तो पर स्टूडेंट पर आपको 500 रुपये का यहाँ पर वाउचर मिलेगा जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। वाउचर का मतलब आप जो है सीधा सीधा मुझे बताइएगा मेरे नंबर पे और या ऑफिस नंबर पर कॉल कीजिएगा, मैं आपको सीधा अकाउंट में 500 रुपये रिटर्न कर दूंगा जी, ओके। और कोई भी दो दोस्त मिलकर के लेते हो एक साथ में तो 5 उसको और 5 उसको, मतलब जो है सीधा सीधा 1000 रुपये का बेनिफिट्स एक साथ में देखने को मिलेगा जी हाँ। अब आप कैसे चाहते हो, किस प्रकार से चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि ये भी आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार से आपने जो वीडियो अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स माय डियर्स, ओके। इसी के बाद में आप जो है ये नंबर्स दिए गए जिस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो 101 वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अजीज मित्रों उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई है और आगे इसी प्रकार से जो हो चलते रहेंगे और नाइस लगी, ठीक है। तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन को ज़रूर दबाना, घंटी दबाना न भूले। हाँ जी यूट्यूब पर भी चल रही है, आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर सकते हो। तो ये रोज़ाना सेशन की आपकी कंटिन्यूस क्लास रहेगी, ओके। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहो और ये रेगुलर में आप हमारे साथ जारी रहो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब ये आपको वीडियो सेशन क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से मैंने बताया। अब आपके लिए यहाँ एक बहुत ही बढ़िया शब्द है जिसका उपयोग आप यहाँ पर करो, इशू। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो आपके यहाँ पर एक शब्द लिखा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें केवल छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है और रास्ता भी हमें खुद बनाना है, ठीक है। तो आज आपको और हमें मिलकर के रास्ता बनाना होगा, लक्ष्य तक पहुंचना होगा। इसके लिए हाँ यकीन है ना कि मेहनत भी खुद को ही करनी पड़ेगी। हम आपके सहयोगी हैं, बस हाथ पकड़ करके आपको आगे ले जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे हम भी लगातार चलते रहेंगे। दोस्तों अभी के लिए शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे कल। आपको बता ही दिया कि 9:30 से लेकर के 9:45 के बीच में एवरीडे क्लास होगी, क्योंकि 15 मिनट का गैप लिया इसमें ऑलरेडी मैंने बता दिया था। इस 15 मिनट के लिए आप दुखी ना हो, क्योंकि इसके बीच में जो है 9:15 पे या 10 मिनट पे जो क्लास होगी वो वैकेंसी अपडेट की रहेगी और उसमें जो है 5-10 मिनट का आगे और पीछे अगर हो जाता, इसलिए मैंने 45 का टाइम दिया। तो दोस्तों एवरीडे आपकी जो है 1-1.5-2 घंटे की जो भी क्लास है कम्प्लीटली अब जो है स्टूडियो वापस से जो है यहाँ पर घर पे भी स्थापित कर लिया मैंने और वहाँ ऑलरेडी था ही सही, तो वो तो वहीं रख दिया। और एडिशनल में जो ये कुछ टाइम पर गैप लगा तो इसके लिए यही वजह रही है, परंतु ये है कि आपको कंटिन्यूस क्लास मिलेगी जी हाँ पहले की तरह, परंतु PPT मोड पर। किस पर? क्योंकि आपको ये पसंद आया, इसमें समय बचा, कंटेंट ज़्यादा गया और आपकी जो है क्वेश्चन सीरीज भी साथ के साथ ही मिलती रहेगी। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, आप सभी को शुभ रात्रि, मिलते रहेंगे रोजाना इसी सेशन में इसी टाइम। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।